हेलो एवरीवन। मैं हूं सिड मिश्रा और 25 जून की करंट अफेयर्स के साथ मैं करंट्स विद सिड में आपका स्वागत करता हूं। मैं मान रहा हूं कि एक दिन का डिले चल रहा है मेरे हर वीडियो में और उसको बहुत जल्द ही मैं रेक्टिफाई करके रेगुलर बेसिस पे आपको कोशिश करूंगा मैं कि 11-12 बजे तक एक करंट अफेयर्स की पीपीटी आपके सामने वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूं। थोड़ा सा टाइम इसलिए भी मुझे ज़्यादा लग जाता है क्योंकि लगभग सभी तरह के सोर्सेज मुझे कवर करने पड़ते हैं। मुझे इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है वो चीज़ छाँटना, फिर उसको एक पीडीएफ के फॉर्म में और एक पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सामने वीडियो की तरह प्रेजेंट करना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो इस वजह से अभी कुछ टाइम, क्योंकि ये शुरुआत ही है मेरे लिए, थोड़ा सा समय लग रहा है और मैं उसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा। पर कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बहुत जल्दी कि आपको जिस दिन की करंट अफेयर्स है उस दिन आपको बाय नून किसी भी हाल में करंट अफेयर्स अवेलेबल हो जाए, जिससे आप भी लैग ना करें। जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है, आपके आसपास चल रहा है, उसकी नॉलेज में आपको लैग ना करना पड़े, आप पीछे ना रह जाएं। तो इसी के साथ आज 25 जून की करंट अफेयर्स कवर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन द 14th ब्रिक्स समिट। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी गए हुए हैं जर्मनी से। वहाँ पर ये ब्रिक्स समिट जो है अटेंड करने के लिए गए हुए हैं और बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स वगैरह पर। 14th ब्रिक्स समिट है ये, आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से, आई मीन जो प्रीलिम्स के हिसाब से पीसीएस वगैरह के, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 14th ब्रिक्स समिट है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता है आपको? ब्रिक्स के बारे में और जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप बहुत सारे सोर्सेस हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ें इसमें जानना जरूरी हो जाता है, एक तो ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स का क्या मतलब इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है ब्रिक्स में। थर्ड चीज़ जो मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगी वो है बीजिंग डिक्लेरेशन जो यहाँ पर मेंशन हुआ। तो बीजिंग डिक्लेरेशन जो है 1995 में ये प्लेटफॉर्म ओरिजिनेट हुआ था। इसको बीजिंग 25+25 भी बोलते हैं और इसका मेन एजेंडा जो है वो है विमेंस एम्पावरमेंट का। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करते हुए। और 12 क्रिटिकल एरियाज हैं जिस पे फोकस किया गया है, जैसे विमेन एंड हेल्थ, विमेन इन पावर और गर्ल चाइल्ड, विमेन एंड इन्वायरमेंट। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं टू बी स्पेसिफिक, और इन सबको कवर करने की कोशिश की गई। तो इस पे अभी ब्रिक्स समिट पे चर्चा हुई थी और इंडिया ने सपोर्ट किया था इस बीजिंग डिक्लेरेशन को। यहाँ पर आई थिंक 2 दिन का ये समिट था और जो मेन मेंबर्स हैं आप जानते ही हैं, ब्रिक्स के मेन मेंबर्स कौन से हैं। इसके अलावा जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उनकी लिस्ट ये यहाँ पर है। ये आपका प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मेंस में भी कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्रिक्स और इंडिया का रिलेशनशिप किस तरह का है, या किसी भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया से कैसा रिलेशन है, या इंडिया को कैसे बेनिफिट हो रहा है, या इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, या बाकी कंट्रीज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे कि ब्राज़ील है तो ब्राज़ील और इंडिया का रिलेशनशिप में आप ब्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से आपस में डील कर रहे हैं। ये ब्रिक्स प्लेटफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है उस हिसाब से। तो या चाइना जो इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, इंडिया चाइना जो कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है, तो उसमें ब्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। इस बार भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्योंकि काफ़ी कुछ आपस में डिस्कशन हुए हैं। एक तो आपकी रहती है जो फॉर्मल मीटिंग होती है, एक उसके बाद जो रहता है कि जो एम्बेसडर्स हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्री के, वो आपस में मीटिंग करते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं एक दूसरे कंट्री के लिए, या साथ में जॉइंट स्टेटमेंट्स जो निकलते हैं, तो वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका पर कंट्री इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। और मैं यहाँ पर अगर मेंस की बात करूँ तो ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी पीसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया इन प्रोसेस इंडस्ट्री। मैं एक्चुअल में जब ये करंट अफेयर्स कवर कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे जो ये समझ में आया कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया ये दोनों न्यूज़ में हैं। तो ये क्यों न्यूज़ में है? पीआईबी का ये आर्टिकल था। तो
न्यूज़ में क्यों है, ये चीज़ देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अभी रिसेंट में एक इंडिया में ही समिट हुआ था, आई गेस दिल्ली में ही हुआ था। तो उस समिट में जो हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इनका ये स्टेटमेंट था कि इंडस्ट्रीज या एकेडमी या गवर्नमेंट्स इन सबको मिलकर नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो इसके टारगेट्स हैं वो अचीव करना ज़रूरी है। तो देखिए, आपके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, ये दोनों ही इसका पार्ट हैं। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एक नज़र में एक हल्का सा देख जाते हैं हम लोग कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया है क्या चीज़। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक आपका अल्टरनेट क्लीनर अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस में है क्योंकि हाइड्रोजन अपने अर्थ पर। तो इस वजह से अगर ये अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन ज़्यादा वायबल होता है अपने कंट्री में या वर्ल्ड में, तो जो पोल्यूशन की बात है या ग्लोबल वार्मिंग की बात है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है इसके थ्रू, लोअर कार्बन फुटप्रिंट की वजह से। ठीक है, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इसको अचीव किया जा सकता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा और भी टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि आपका ब्राउन हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो अगर ब्राउन हाइड्रोजन है तो वो ब्राउन हाइड्रोजन बोला जाता है जो कोल के यूज़ से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है, जिस जो हाइड्रोजन का एमिशन होता है कोल के थ्रू, वो ब्राउन हाइड्रोजन है। वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होता है अपने एनवायरनमेंट के लिए। इसके अलावा जो ग्रे हाइड्रोजन है ये नेचुरल गैस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, मतलब कि नेचुरल गैस का जब कंबशन हो रहा है, यानी कि नेचुरल गैस का यूजेज जब हो रहा है, जब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, उस टाइम पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। ये कम पोल्यूटिंग है विद रिस्पेक्ट टू ब्राउन हाइड्रोजन, बट स्टिल काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। अब हाइड्रोजन के बाद हम आते हैं ग्रीन अमोनिया पर। ग्रीन अमोनिया जो है आपका, उस अमोनिया को बोला जाता है जो 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री है। इसको बनाने के तमाम तरीके रहते हैं। एक तो हाइड्रोजन के थ्रू ही आप बनाते हैं। यहाँ पर जैसे मेंशन है, वन वे ऑफ मेकिंग ग्रीन अमोनिया इज बाय यूजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलिसिस एंड नाइट्रोजन सेपरेटेड फ्रॉम एयर। दैट मीन्स कि ग्रीन अमोनिया को बनाने का एक तरीका ये हो जाता है कि वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन को आप जब सेपरेट कर रहे हो और नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहे हो तो आपका अमोनिया बन रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये? क्योंकि ग्रीन अमोनिया, देखिए अमोनिया आपके जो एनवायरनमेंट में है वो पाया जाता है, और इसको वन ऑफ द मतलब मीथेन के फॉर्म में ये अभी ये देखिए इसमें मेंशन भी है, अमोनिया मेकिंग इज नॉट ए ग्रीन प्रोसेस करेंटली, जो अभी चल रहा है। इट इज नाउ मेड इन फॉर्म ऑफ मीथेन, इट इज कॉल्ड स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। तो मीथेन जो है वो भी आपके एनवायरनमेंट में पाया जाता है, और ये काफ़ी हद तक क्या बोलेंगे, इम्पैक्टिंग हो जाता है आपके एनवायरनमेंट पे नेगेटिव सेंस में। 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमोनिया मेकिंग कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है जो अभी करंट प्रोसेस है उसके थ्रू। इसके अलावा ग्रीन अमोनिया जो है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन अमोनिया के थ्रू ये जो आपका 90% कार्बन डाइऑक्सीजन प्रोडक्शन है ये निल हो जाएगा, निल या वॉइड एकदम हो जाता है। तो इस वजह से ग्रीन अमोनिया जो प्रोसेस है ये अचीव करना ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया दोनों अचीव कर ले रहे हो। इस वजह से इन दोनों के बारे में अपने जो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बात किया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, कि इसको अचीव करना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन अचीव कर सकें।
इसके अलावा मुझे एक और टॉपिक जो दिखा था जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है वो है ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, ये 2010 में सेटअप किया गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज इन्होंने सेटअप किया था। क्यों सेटअप किया था? इसका मेन पर्पस था फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू चैनल फंडिंग फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्ट टू डिसरप्शन अराइजिंग फ्रॉम चेंजिंग क्लाइमेट। मतलब कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को जो फंडिंग्स या जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है वो हेल्प प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए यूएनएफसीसीसी ने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया था जिसका नाम ग्रीन क्लाइमेट फंड है। अब इसका काम कैसा रहता है, क्यों रहता है, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा करंट अफेयर्स की पीडीएफ। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ऑफ ओडिशा कोस्ट। तो एक बहुत छोटा सा करंट अफेयर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रिलिमिनरीज में भले ही पीसीएस या आईएएस दोनों में ही अक्सर अपीयर होते रहते हैं, तो इसको एक बार को भी स्किप नहीं किया जा सकता है। अब ये चीज़ क्या है, कैसा है, देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडिजियसली डिज़ाइंड है और डीआरडीओ ने डेवलप किया है इंडियन नेवी के लिए। और इसकी जो टेस्टिंग हुई है अभी कल ही हुई थी टेस्टिंग, मतलब 24 जून को टेस्टिंग हुई है इसकी, चांदीपुर में हुई है जो ओडिशा का कोस्टल एरिया है। और क्लोज रेंज जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको टैकल करने के लिए किया गया है। 50 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक कायरोस्कोप के थ्रू इसको गाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है डीआरडीओ क्या है और इसका सेटअप हुआ था किस मिनिस्ट्री के अंडर है। ये सब एक बार को आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो और डिटेल्स अगर जाननी है आपको तो आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना का कल, मतलब परसों 25 जून ना, कल जो है 7 साल पूरे हो गए कल। और उस 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ई बुक PMAY यू को की जो जर्नी है 7 साल की उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ई बुक रिलीज़ की गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, सॉरी आवास योजना जो है उसका, उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये फिर पीसीएस के फॉर्म में, आईएएस के फॉर्म में तो उतना नहीं लेकिन पीसीएस के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट में स्टेटस अगर देखें तो 123 लाख घर ऑलरेडी बन चुके हैं और 1 करोड़ घर की नींव रखी जा चुकी है ऑलरेडी इसके अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर में ये लॉन्च हुआ था। जो इसके टारगेट्स हैं वो एक बार को आप देख जाइए। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है लेकिन फिर भी अगर होता है तो आप एक बार पीडीएफ में देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट आते हैं NCPCR ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर चाइल्ड एक्टर्स। तो अभी चाइल्ड एक्टर्स को लेके जो अपना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स ये है, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। अभी ये एक्ट में नहीं आया है, ये सिर्फ एक प्रॉपर ड्राफ्ट है। तो उसमें मेंशन किया गया है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो भी जैसे बच्चे अगर काम करते हैं, बच्चे मतलब कि जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, उनको अगर काम करना है तो जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनको एक बार को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है। तो ये इसलिए भी करने की कोशिश की गई है जिससे कि जो अपने मतलब जो बच्चे हैं जो जिनको एक्चुअल में उस टाइम पे पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए वो किसी भी तरह से उन चीज़ों से वंचित ना रह जाएं। जो एक्चुअल में बच्चों को जिस इन्वायरमेंट में ग्रो अप करना चाहिए उस चीज़ से वंचित ना रह जाएं। तो उसके लिए NCPCR ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। तो ये जो है वो तो बहुत छोटी सी न्यूज़ है पर NCPCR इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो एक बार को हम देख जाते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई लीगल बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि एक सेपरेट लॉ, एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है, उसके थ्रू इस बॉडी को एक्ट में लाया गया है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसका कंट्रोल है इस पे? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनको रिपोर्ट करती है एनसीपीसीआर। जो इस एक्ट के अंडर में चाइल्ड मतलब एक चिल्ड्रन जो है उसको जो डिफाइन किया गया है वो 0 से 18 ईयर्स का एज ग्रुप है, उनको डिफाइन किया जाता है। जो एनसीपीसीआर कमीशन है, इस कमीशन की कंपोजिशन के बारे में मतलब कंपोजिशन जानना ज़रूरी है, फंक्शनैलिटी जानना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें एक बार कवर कर जाइए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ खास कवर करने के लिए है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर G20 की मीटिंग जो है अगले साल आपकी अप्रैल में होने वाली है। उस मीटिंग को मतलब होस्ट करने वाला है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बाकी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर भी कवरेज हो रहा है। इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 में जो आपका आर्टिकल 370 हटाया गया था, वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और ये चीज़ दिखाने के लिए कि वहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल हैं और एक्चुअल में जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट आज के टाइम पे प्रॉपरली बन चुका है, वो दिखाने के लिए G20 जो है, जो भी कंट्रीज़ आ रही हैं G20 की, वो सारी जम्मू कश्मीर में ही आ रहा है, क्योंकि उससे इंडिया की जो इमेज जो धूमिल करने की कोशिश की गई थी वो ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली, वंस एंड फॉर ऑल। तो नॉर्मल छोटी सी ही न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, पर हाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है G20 यहाँ पर। तो हम ब्रिक्स के अलावा G20 भी आज कवर कर रहे हैं कि G20 में, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो G20 कवर करना अपने लिए इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो G20 क्या है? एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का प्लस यूरोपियन यूनियन, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इनका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट नहीं होता है। इस बार को क्योंकि 2021 से 2023 तक के लिए इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इंडिया में ही जो भी मीटिंग्स वगैरह होनी होंगी वो होंगी, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर इस बार को होस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं, वो जो कंट्रीज़ G20 का पार्ट हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। 80% GDP वर्ल्ड की रिप्रेजेंट करता है, और 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है। 75% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं कंट्रीज़ में होता है। तो G20 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। भारत NCAP, हाँ, भारत ने अपना एक खुद का जो कार रेटिंग सिस्टम है वो निकाला है। इसके बारे में काफ़ी कुछ आने वाले दिनों में पता चलने वाला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ये ड्राफ्ट है, पर इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे अभी पता चलेंगी हम लोग को। फिर उसके बाद परमेश्वरम अय्यर अपने जो नीति आयोग हैं उसके नए CEO बने हैं। पुराने आपके अमिताभ कांत जो थे, जो 2000 आई थिंक 16 या 17 से ऑलरेडी इस पोजीशन पर हैं, वो यहाँ पर संभाल रहे थे चीज़ों को, पर अब परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। इन्होंने ही स्वच्छ भारत अभियान को लीड किया था, और 1987 के बैच के हैं ये। 1987 बैच के IAS रह चुके हैं ये। इन्होंने जो अभी लास्ट टाइम जो जहाँ वर्क कर रहे थे, ये प्रोग्राम मैनेजर फॉर 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप के मेंबर थे, और वर्ल्ड बैंक फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काम किए हैं। ये UN में भी कार्यरत रह चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको।
और आगे देखते हैं नीति आयोग की तरफ से क्या क्या और स्कीम्स वगैरह आती हैं जनरल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए। फिर आसाम फ्लड की सिचुएशन पहले से बेटर है, कुछ खास इसमें नहीं है न्यूज़ में। गल्फ कंट्रीज़ ने फाइनली सपोर्ट किया इंडिया को प्रॉफिट कंट्रोवर्सी पे। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीने से इस पे काफ़ी ज़्यादा कवरेज हो रहा था, पर अभी यूएई मीटिंग करने जा रहे हैं अपने गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो उससे पहले यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इंडिया को लेके कि उन्होंने सपोर्ट किया, और गल्फ कंट्रीज़ जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी सारे एक्शंस लिए हैं प्रॉफिट कंट्रोवर्सी के बाद, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इन्वेजिव वीड जो हैं काजीरंगा में पाए गए हैं, 17 प्लांट्स पाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह तो ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वीड्स क्या होती हैं, क्या ये सिर्फ हार्मफुल होते हैं या मतलब यूज़फुल भी हो सकते हैं, क्योंकि काजीरंगा में जो पाए गए हैं वो सारे हार्मफुल नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं होते। वीड्स बेसिकली होते हैं जो वो झाड़ झंखाड़ जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं, जिनके थ्रू आपको कोई फ्रूट्स या क्रॉप्स वगैरह आपको नहीं मिल रही हैं, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं। तो ऐसे इन्वेजिव वीड्स ज़रूरी नहीं कि नुकसानदेह ही हो, कुछ के हर्बल वो भी रहते हैं, क्या बोल सकते हैं आपको, हर्बल यूटिलाइजेशंस भी होते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट्स आई मीन वीड्स वहाँ पर पाए गए हैं। काजीरंगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। काजीरंगा कहाँ पर है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, तो देखा जाए तो काजीरंगा इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो मेरे पीडीएफ में मेंशन है इसके बारे में, वो एक बार ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान सीक्स अर्जेंट मेडिकल एड। अफगानिस्तान में भूकंप भी आ चुका है और वहाँ की जो इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी खस्ते हाल में है, तो ऑल्दो इंडिया ने एम्बेसी खोल रखा है ऑलरेडी वहाँ पर और एड्स वहाँ पर पहुँच रही, लेकिन अफगानिस्तान फिर भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट सबसे कर रहा है कि उनको और मेडिकल एड की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपके ऑस्ट्रेलिया के मॉली ओ कैलेगन ने, मतलब ये यंगेस्ट विमेन हैं जिन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैम्पियनशिप की विजेता रही हैं। और मनु सिंह कह रहा हूँ, मनु भाकर जी ने 2 गोल्ड क्लेम किए हैं, ये ऑलरेडी ओलंपिक में मेडल्स पा चुकी हैं, और जूनियर एयर पिस्टल गोल्ड में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। एक विमेंस एयर पिस्टल में और एक जूनियर एयर पिस्टल में। इन दोनों ही फील्ड्स में इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है और ये कंडक्ट हुआ है भोपाल में। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, और मैं आज कोशिश करूंगा कि जो आज के करंट अफेयर्स है वो आज के दिन ही कवर हो जाएं और आप लोग तक पहुंच जाए वीडियो और पीडीएफ के फॉर्म में। और अब क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा समय मुझे हुआ नहीं वीडियोस बनाते हुए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन पहले से और बेटर परफॉर्म करूं और आप लोग के सामने और बेटर कंटेंट प्रेजेंट कर सकूं, वर्बली भी और आप लोग के सामने जो प्रेजेंट हो रहा है वो भी। तो इसी के साथ थैंक यू, आपका सहयोग हमेशा ऐसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।